नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जुनून सिविल सर्विस में। हम लोग अपनी आंसर राइटिंग देख रहे हैं। क्वेश्चंस मैंने सुबह पोस्ट किए थे, तो उसका डिस्कशन हम अभी करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े जनरल पॉइंटर्स आपको बता देना चाहता हूँ। जब हम बीपीएससी के एग्जाम में जाते हैं तो हमारे पास अराउंड 22 मिनट्स होते हैं एक क्वेश्चन को लिखने के लिए, क्योंकि हमारे पास 180 मिनट है और 8 क्वेश्चन है, और अराउंड 3 से 4 मिनट आपके अपने डिटेल्स भरने में जाते हैं, वहाँ पर रोल नंबर वगैरह एक्सेट्रा साइन वाइन करने में। तो आप मान के चलिए आपके पास 20 से 22 मिनट है एक क्वेश्चन के लिए। और हम जहाँ तक पेज की बात करें तो हमारे पास टोटल 36 पेजेस होते हैं। तो 36 पेजेस में से हमारे पास 8 क्वेश्चन है। मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप 4 क्वेश्चन में 5 पेज लिखिए और 4 क्वेश्चन में 4 पेजेस लिखिए, तो टोटल वो 36 पेजेस हो जाएंगे। तो जो 4 आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं उसमें आप 5 पेजेस लिख सकते हैं, और जो 4 आपके रिलेटिवली वीक एरियाज हैं उस पर आप 4 पेजेस लिख सकते हैं। तो अगर आप देखें तो आपको मोटा मोटा पर पेज 100 वर्ड आता है। तो आप 400 से 500 वर्ड का आपको एक आंसर लिखना है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं होता। तो 500 वर्ड लिखना बहुत इजी है, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आपके पास कंटेंट रेडी है तो 500 वर्ड को लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मेन होता है उसका स्ट्रक्चरिंग और उसका प्रेजेंटेशन, ताकि हम आंसर को अपने एग्जामिनर तक कैसे पहुंचा सके, उसको कैसे उसका काम आसान बना सके। तो जितना अच्छा आपका स्ट्रक्चरिंग होगी, जितना अच्छा आपका प्रेजेंटेशन होगा, सेम कंटेंट और उभर के आता है। तो कंटेंट यहाँ पे आपका अच्छा होना चाहिए, बट स्ट्रक्चरिंग एंड प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन पे आए, अगर हम देखें कि यहाँ पे हम लोग हर क्वेश्चन में कैसे स्ट्रक्चरिंग हो रही है, प्रेजेंट हो रहा है, कंटेंट हो रहा है, तीनों चीजें हम एग्जांपल के थ्रू जब हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट 10 डेज में, तो मैं आपको हर बार दिखाऊंगा ताकि आपको वो चीज समझ में आ जाए प्रैक्टिकली हमें करना कैसे है। तो अब यहाँ पे हम देखें, अगर हमारे इस क्वेश्चन में, तो हमारे को डिस्टिंक्टली पूछा गया था कि इंडिया का अचीवमेंट बताना है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एंड उसका एप्लीकेशन बताना है, कैसे हम लोग का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसकी हेल्प हुई थी। तो हमारे चार डिस्टिंक्ट इसके अंदर पॉइंटर होने चाहिए जो स्ट्रक्चर में आएगा हमारा। एक होगा इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट, सेकेंड पार्ट होगा जिसके अंदर हम इंडिया का अचीवमेंट बताएंगे, थर्ड पार्ट होगा हमारा जहां पे हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बताएंगे एप्लीकेशंस, और चौथा पार्ट स्ट्रक्चर का होगा जहां हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे। तो हमारा मोटा मोटा जो है, अगर हम मान के चले 500 वर्ड लिखना है, तो 50 वर्ड आप यहाँ मान लीजिए, 50 वर्ड आप यहाँ मान लीजिए कंक्लूजन में। तो मोटे मोटे आपके 100 वर्ड हो गए, तो आपको यहाँ पे 200 वर्ड लगभग यहाँ लिखना है और 200 वर्ड यहाँ लिखना है। मोटा मोटा यही होता है जो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में फॉलो करना है। एक चीज और मैं बोलूंगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन को आप वो क्वेश्चन को सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिए जो आपको सबसे बेस्ट आता है। तो जीएस पेपर 1 में मैं कहूंगा स्टैटिस्टिक्स करना चाहिए, क्योंकि वहां पे वो बहुत हाई रिटर्न्स देता है। यहाँ पे मेरा सजेशन होता है पर्सनली, जो मैंने किया था, मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मैं मेरे हिसाब से ये आप 5 पेज लिखिए, क्योंकि ये जनरली लोग एंड में अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि लोगों का प्रिपेयर नहीं होता है, लोग डरते हैं बहुत बार, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा हाई रिटर्न दे सकता है। तो आप ये चीज कीजिए। स्ट्रक्चरिंग ये होगी इस क्वेश्चन की, जहां पे हम लोग 4 डिस्टिंक्ट पैराग्राफ के अंदर हम लोग सब हेडिंग डाल के इस चीज को डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसके आते हैं डिटेल्स पे आंसर के। तो अब पहले अगर हमने पहला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन का, हमें 50 वर्ड लिखना है अराउंड। तो आप जब हमें अचीवमेंट बताना है, तो आप अचीवमेंट एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बताएंगे कि अचीवमेंट पहले क्या था और आज क्या है। एक आप पैमाना अपने हिस्टोरिकल बताना पड़ेगा कि पहले के मुकाबले आज हम लोग जो पहुंचे हैं वो किस तरीके से जर्नी रही है। तो यहाँ पे आप यहाँ बता सकते हैं कि इनकोस्पार के बारे में आप बता सकते हैं, कब स्टैब्लिश हुआ, कब, किस डिपार्टमेंट में हुआ, किस ईयर में हुआ, और उसका नाम क्या था। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। हमेशा स्पेसिफिक आगे जितना आप लिखिएगा आपका आंसर उतना बेटर होता है, वो दिखाता है कि आप थोड़ा आपको स्पेसिफिक नॉलेज है। तो जनरल लिखने से हमेशा बचना चाहिए। उसी तरीके से आप बता सकते हैं फिर कि इनकोस्पार जो था वो इसरो इसरो बना 1969 के अंदर, और फिर अलग से जो डिपार्टमेंट बनाया गया, स्पेस कमीशन बनाया गया और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स बनाया गया, जिसके अंदर इसरो की स्थापना की गई। तो ये चीज आप यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में लिख सकते हैं, यहाँ पे ये चीज जो लिखी हुई है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया इसरो को, यही हमारे अचीवमेंट का आज जो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी हम अचीवमेंट देखते हैं वो हमारा इसरो की ही देन है। तो उसका आपने एक शॉर्ट में हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आपने बता दिया। तो आप ये चीज इसको अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपका एक जो 50 वर्ड्स आपने 60 वर्ड जो भी लिखा है वो आपका इंट्रोडक्शन बिल्कुल कंक्रीट हो जाएगा और काफी इसको स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये आपने इंट्रोडक्शन बता दिया। अब हम आते हैं आपकी बॉडी पर। तो अब सेकंड पैराग्राफ जब आप लिखेंगे तो अब हम इसके अंदर अब हमें प्रेजेंटेशन पे आना है। आपने ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि यहाँ पे हमारा जो होना चाहिए 4 डिस्टिंक्ट पैराग्राफ होने चाहिए, जिसके अंदर 1, 2, 3 और 4।
अब जैसे अगर हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे अगर हम 2 पे आए हैं, यहाँ पे अचीवमेंट हम बताएंगे, तो यहाँ पे आप सब हेडिंग बनाइए, इसके अंदर सब हेडिंग 1 2 3, इस तरीके से हमेशा आप डिस्टिंक्ट सब हेडिंग्स बना के अपने आंसर्स को डिस्कस कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, विजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है एग्जामिनर के पास। अब जब आप अचीवमेंट बता रहे हैं और ऐसे सब हेडिंग बना रहे हैं, तो आपके पास कोई पैमाना होना चाहिए, कोई पैरामीटर होना चाहिए, उसी के बेसिस पे तो आप बताएंगे। तो वही पैरामीटर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन है, वहां पे उस फील्ड में हमारा जो कम्युनिकेशन था, ब्रॉडबैंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब क्रिएट किया गया था, उसके लिए कौन कौन सी सैटेलाइट यूज हुई, स्पेसिफिक आपको वो आंसर्स बताने हैं। तो पहला आप टेलीकम्युनिकेशन बता सकते हैं, फिर आप अर्थ ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, यहाँ पे आप सेकंड में अर्थ ऑब्जर्वेशन डाल दीजिए जो सैटेलाइट है। थर्ड आप नेविगेशन सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ये मैं प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ, इन डेप्थ भी हम अभी आंसर डिस्कस करेंगे, बट आपको पहले अपना एक ढांचा कैसे बनाना है, तैयार करना है, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको पता है यहाँ पे मुझे 200 वर्ड लिखने हैं, अब 200 वर्ड में आपने अगर अपनी सब हेडिंग बना ली, यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 डिस्कशन करना है, जैसे 3 यहाँ पे, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, अगर हम यहाँ पे अगर हमारा 8 सब हेडिंग है, मान लीजिए ऐसे ऐसे करते करते अगर हम 8 पे पहुंच रहे हैं, और आपने सब में अगर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लिखते हुए सब में अगर आपने 30 से 40 वर्ड भी लिख दिए, तो भी आपका इजीली जो है 200 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम देखें तो आपको लगेगा 500 वर्ड बहुत होता है, लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते चले जाएं, तो सब में आपके 20 वर्ड 30 वर्ड आएंगे, और वो आप स्पेसिफिक कीवर्ड लिखोगे, आपका आंसर भी स्पेसिफिक हो जाएगा, और आपका आंसर ब्रेड्थ भी हो जाएगा। आप डेप्थ में ना जाए, हमेशा ब्रेड्थ को कवर करें। जितना ज्यादा डायमेंशन आप कवर करेंगे, उतना ज्यादा आपका आंसर अच्छा बनता है, उतना ज्यादा आपका आंसर अट्रैक्टिव बनता है एग्जामिनर की नजर में, और प्रेजेंटेशन भी अच्छी रहती है। अब आते हैं इस पैराग्राफ के, जो हम सेकंड का है उसको थोड़ा डेप्थ में देखते हैं। तो अब जब हम देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम में, तो कौन कौन सी सैटेलाइट्स थी, तो उन सैटेलाइट्स का आपको नाम जरूर लिखना चाहिए। तो आप इनसैट सिस्टम के बारे में बताइए, जीसैट सिस्टम के बारे में बताइए। वहां पे जहां मैंने आंसर में जब शेयर करूंगा उसके अंदर डिटेल सारी एग्जांपल्स दिए हुए, यहाँ पे खाली ब्रॉड आपको स्ट्रक्चरिंग बताने के लिए, एग्जांपल्स के लिए आप जीसैट 11 जीसैट 17 सारे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, वहाँ इनसैट सिस्टम कौन से ऑर्बिट में गया है, क्या गया है, वो सारी चीजें डिटेल में आपको आंसर में लिखी हुई है। आप वो मॉडल आंसर में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमें बेसिक ये समझना है कि कंटेंट स्ट्रक्चरिंग और प्रेजेंटेशन हमें आंसर में लाना कैसे है, और सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम क्वेश्चन का डिमांड हमें समझना है, क्योंकि क्वेश्चन का अगर आप डिमांड नहीं समझ रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आप कुछ भी लिख रहे होंगे और उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो पहला चीज जो अचीवमेंट में था, हमने टेलीकम्युनिकेशन लिखा, और हमने ये चीज समझ ली हमें सब हेडिंग बनानी है। तो सब हेडिंग में पहला आपने टेलीकम्युनिकेशन का लिखा, उसमें कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं उसके बारे में आपने बताया, कौन कौन सी ऑर्बिट में है, उनका क्या फंक्शन है वो आपने बता दिया। तो ये पहला चीज हो गई। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट में आएंगे तो आप अर्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में, उनका मेजर पर्पस क्या होता है, अचीवमेंट है ये हमारा, क्योंकि पहले हमारे पास नहीं था ये सब चीज, पहले हमारी कम्युनिकेशन भी नहीं थी, पहले हम लोग दूसरी कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। तो जब हमने पहली सैटेलाइट अपनी जो लॉन्च की थी 1975 में, उसके मुकाबले में आज हम लोग बहुत अचीवमेंट कर चुके हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन जो है रिमोट सेंसिंग का एक पार्ट है, जब हम अर्थ को ऑब्जर्व करते हैं एक डिस्टेंस से, तो वो रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा अर्थ यूज आता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर बता सकते हैं, जिसके अंदर आप वाटर रिसोर्सेज बता सकते हैं, ओशंस बता सकते हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट बता सकते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज को हम लोग जो है वहां पे इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के थ्रू। इसके 3 जियो पोर्टल हैं, उसके बारे में आप बता सकते हैं, जिसके हम भुवन पोर्टल के बारे में आप आंसर्स में लिखिए, वेदास के बारे में लिखिए, मॉसडेक के बारे में लिखिए, जो कि वेदर इन्फॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बताता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है मॉसडेक, वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ओशनोग्राफी और ट्रॉपिकल वाटर साइकिल के बारे में, हमारे साइक्लोन सिस्टम्स के बारे में हमें बताया जाता है यहाँ पे। तो वो सब के बारे में आप लिखिए। जब आप स्पेसिफिक एग्जांपल्स देते हैं तो आपका आंसर थोड़ा स्टैंड आउट करता है और लगता है कि आपने कोई चीज आपको स्पेसिफिक पता है। ये सारा डेटा एग्जांपल आपको इसरो की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये सारा मैंने वहीं से उठाया है। अगर आप चाहते हैं खुद से भी पढ़ना, आप इसरो की वेबसाइट पे जाइए, सब कुछ वहाँ पे लिखा हुआ है, आप जाके वहाँ पढ़िए। फिर भी मैंने आंसर्स में लिख दिया है अलग से, आपको अगर नहीं जाने का मन है तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फिर आप नेविगेशन सैटेलाइट्स में आइए। नेविगेशन सैटेलाइट में आप जैसे गगन नेविगेशन सैटेलाइट है, हमारा IRNSS है जिसको नाविक बोलते हैं, तो वो हमारे नेविगेशन में हेल्प करता है। जैसे कि आप देखते होंगे गाड़ी में आप जाते हैं तो GPS यूज होता है, GPS के थ्रू, वो GPS US का है, उसी तरह हमारा IRNSS हमारे इंडिया का है, उसी तरीके से रशिया का भी अपना है, चाइना का भी अपना है, सब कंट्री के अपने अपने नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। इसके अंदर आप स्पेसिफिक्स बता सकते हैं कि इसके अंदर 2 तरीके के होते हैं, इसका एरिया कितना कवर करता है ये। जैसे GPS ग्लोबल है,
हमारा इंडिया ग्लोबल नहीं है, वो सिर्फ 1500 किलोमीटर का होता है। तो ये सब डिटेल्स आपको नेविगेशन सैटेलाइट्स के बारे में बताना है, इसका क्या यूज होगा, हमारा सिक्योरिटी के पर्पज से भी यूज हो सकता है, क्योंकि हमारा इंडिया का जब हमारे 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय यूएस ने मना कर दिया था हमें जीपीएस के अपने, उस समय तो हमें बहुत कमी महसूस हुई थी। तो हमने खुद का फिर डेवलप किया और हमने आज हम आत्मनिर्भर बन गए अपने सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भी। तो हमारा जो उसके दोनों तरह के यूज है, सिविलियन यूज और मिलिट्री यूज, दोनों तरीके के बारे में आप रिस्ट्रिक्टेड यूज के बारे में स्पेसिफिक आप बता सकते हैं आंसर्स के अंदर। तो ये हमारा अचीवमेंट है कि आज हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं उस चीज के अंदर में, तो आप वो उस चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमारा आता है लॉन्च व्हीकल। अब हमारा सैटेलाइट जो जा रहा है स्पेस के अंदर, वो उसको ले जाने के लिए कोई लॉन्च व्हीकल तो चाहिए ना, तो वो लॉन्च व्हीकल के बारे में आप डिस्कस करिए, वो भी हमारा एक अचीवमेंट है। जो पहले हमारा था एसएलवी सिस्टम, एएसएलवी सिस्टम, उससे हम लोग आज बहुत आगे आ चुके हैं, जब हमारा पीएसएलवी और जीएसएलवी है। अब पीएसएलवी के भी काफी वेरिएंट है, पीएसएलवी है, पीएसएलवी एक्सएल है, तो वो सब डिटेल्स आप डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि जो लॉन्चर होता है उसके दो चार चीज मेजर है कि वो पेलोड को ले जाता है, जो सैटेलाइट हमारा पेलोड है, तो हर का एक इंजन की कैपेसिटी होती है। अगर आप बहुत भारी सामान भेज देंगे तो रख देंगे और उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं है ले जाने की, तो वो नहीं ले जा पाएगा। तो इसीलिए बहुत भारी अगर आपको ले जाना है और बहुत ऊंचा ले जाना है, इस ऑर्बिट में ले जाना है, एक तो हुआ कितना भारी है वेट पेलोड, और दूसरा हुआ कि कितने ऑर्बिट पे ले जाना है, कितने डिस्टेंस तक ले जाना है। तो उसके लिए हमारा, जब अगर आपको बहुत आगे ले जाना है, आपको जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट तक ले जाना है, तो आपको जीएसएलवी यूज करना होता है, क्योंकि ये ज्यादा भारी सैटेलाइट को ज्यादा दूर तक ले जा सकता है। जबकि पीएसएलवी वगैरह जो होता है, रिलेटिवली हम लोअर ऑर्बिट में, अगर कम वेट का है तो हम उसको ज्यादा ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं, अगर ज्यादा वेट का है तो रिलेटिवली हम कम ऑर्बिट पे ले जाते हैं। तो आप ये इसके लॉन्च व्हीकल्स के बारे में आप डिस्कस कीजिए आंसर्स के अंदर, उसके अंदर स्पेसिफिक कीवर्ड्स बताइए। इसके अंदर आप पेलोड, टेक्निकल वर्ड हमेशा यूज कीजिए, पेलोड यूज कीजिए, ऑर्बिट यूज कीजिए, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स, आप उसको एग्जैक्ट आप बताइए कितना उसका वेट है, क्या उसका प्रोपल्शन सिस्टम है, किस तरह का इंजन यूज हो रहा है, क्रायोजेनिक इंजन है नहीं है, कितने स्टेज का है। तो ये टेक्निकल टर्म्स आपको यूज करने हैं जब आप लॉन्च व्हीकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हुआ आपका लॉन्च व्हीकल। सिमिलरली क्रायोजेनिक इंजन होता है जो कि आपका ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। पहले हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम रशिया से हमने लिया था, पर आज के डेट में हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन जो CE-20 हमने बनाया है, तो वो उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं कि ये चीज हमारी अचीवमेंट है। सिमिलरली आप स्पेस मिशन के बारे में बता सकते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन है हमारा, चंद्रयान-2 है, गगनयान-2 है। तो जो हमारे स्पेस मिशन हैं, इवन जो फ्यूचर टारगेट्स हैं जो हम लोग प्लान किया है, जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे, तो वहां मैं डिटेल बताऊंगा कौन कौन से हमारे स्पेस मिशन हैं। तो जो हो चुके हैं स्पेस मिशन, उनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। स्पेस ऑब्जर्वेटरी जो है इंडिया की फर्स्ट डेडिकेटेड जो मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोसैट, उसके बारे में आप बताइए। ये हमारा एक बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि अर्लियर हमारे पास सिर्फ ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी थी, पर हमने अब 2016 में अपना एस्ट्रोसैट हमने जो बनाया, स्पेस ऑब्जर्वेटरी फर्स्ट हमारा, वो आप बता सकते हैं। इवन फ्यूचर में हमारे लिए एस्ट्रोसैट आने वाला है, एस्ट्रोसैट 2 जो इसका सेकंड वर्जन है वो भी आने वाला है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। लास्टली आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं ब्रांड इमेज के बारे में, जहाँ बता सकते हैं कि नासा के कंपैरिजन में हमारा जो अचीवमेंट है, पहले हमें कोई नहीं जानता था, पर आज के डेट में इसरो का भी अपना एक एक्सिस्टेंस है, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पे, जैसा कि मैंने बोला था कि अगर आप इस तरीके से 8 पार्ट में इसको डिवाइड अगर करते हैं, तो इजिली आपका यहाँ पे आप 200 से 300 वर्ड इंडिया के अचीवमेंट के बारे में आप इजिली बता सकते हैं। ये वाला पार्ट जो आप सेकंड पर अगर आप लिखेंगे, तो हमेशा ये चीज याद रखिए, पहला रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन के डिमांड को समझना। तो वहां पे हमने देखी है कि पहला डिस्टिंक्ट सब पार्ट था हमारा क्वेश्चन के अंदर कि हमें इंडिया का अचीवमेंट बताना है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। तो हमने देखा कि हमारे पास इंडिया के स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दर्शाने के लिए हमने उसको 7 या 8 डिस्टिंक्ट सब पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। उन सब पार्ट्स का यहाँ पे डिटेल मैंने आपको बता दिया। उसी तरीके से अब हम जब अपने एप्लीकेशंस पे आए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो ये हमारा थर्ड पैराग्राफ होगा, जिसके अंदर अगेन हम सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इसको। तो यहाँ पे ये जो थर्ड पैराग्राफ जब आप लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आप हेडिंग डालेंगे, एप्लीकेशंस इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे आप 200 वर्ड लिखने की कोशिश करेंगे, 200 से 250 वर्ड। जितना ज्यादा आप सब पार्ट्स बनाएंगे, ब्रेड्थ दिखाएंगे, जितना ज्यादा वो क्लीन होगा एग्जामिनर के लिए, उतना ज्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे। और स्पेसिफिक होना चाहिए कंटेंट, बिल्कुल आप जनरल भी लिखिए पर एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पे आप डिजास्टर मैनेजमेंट, अब जैसे मैं सब पार्ट्स में आऊँ, तो यहाँ पहले अगेन आप पहला ये डिजास्टर मैनेजमेंट आप बताते हैं। अब सोशियो इकोनॉमिक क्या है, आर्थिक सामाजिक विकास क्या होगा आपका। डिजास्टर जो हम सैटेलाइट्स यूज कर रहे हैं उसी का तो अप्लाई एप्लीकेशन देखेंगे ना।
तो अब वहाँ पे हमारी अर्थ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करती हैं, तो वो हमारा काम होगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं तो हमारा वो टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन में काम आएगा। उसी तरीके से जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं वो हमारे लिए जो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एग्रीकल्चर, सॉइल, डिफरेंट डिफरेंट आपके सेक्टर्स आ सकते हैं जिसके अंदर आप वो चीज दर्शाएंगे। तो वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगेन यहाँ पे टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन थर्ड पार्ट में आप डिवाइड कर देंगे सब पार्ट में। फोर्थ पार्ट आप यहाँ पे गुड गवर्नेंस बता सकते हैं। फिफ्थ पार्ट आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्स्थ आपका सब पार्ट होगा रिसोर्स मैनेजमेंट। सेवेंथ होगा आपका अर्बन डेवलपमेंट। एट्थ आपका होगा रूरल डेवलपमेंट। और नाइन्थ आपका होगा एग्रीकल्चर। 10th आपका होगा एनवायरनमेंट। और 11th आपका होगा वाटर कंजर्वेशन। तो आप देख रहे हैं जहां आप एक तरीके से, जब हम देख रहे थे कि 500 वर्ड आपको एक तरीके से जब आप शुरू कर रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कितना बड़ा है, बट इस तरीके से अगर आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाता है। आपको इजिली, आप इसके अंदर आप सब में 10-10, 20-20 वर्ड डालिए, इजिली आपका 200 वर्ड कंप्लीट हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में अगेन जब आप डालेंगे तो स्पेसिफिक आप बता दीजिए कौन कौन से डिजास्टर्स में। अब जैसे हम लोग बिहार की बात करके चले तो फ्लड एक रेगुलर अकरेंस है। आप कोशी फ्लड के बारे में जो है स्पेसिफिक आप कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं कैसे स्पेस से हेल्प हो रही है। या जनरल भी जो एग्जांपल इसरो की वेबसाइट पे दिया हुआ है उससे रिलेटेड आप सैटेलाइट बता दीजिए कौन कौन सी यूज हो रही है, किस किस जगह पे यूज होता है, वो आप बता सकते हैं। उसी तरीके से आप टेली एजुकेशन बताएंगे तो एडुसैट बता सकते हैं जो इंडिया का फर्स्ट थीमेटिक सैटेलाइट है, डेडिकेटेड है एजुकेशनल सर्विसेज में। आपने ये एग्जांपल दिया तो वो स्पेसिफिक हो जाता है टेली एजुकेशन। उसी तरीके से आप टेली मेडिसिन बता सकते हैं कि कैसे रूरल एरियाज में कैसे टेली मेडिसिन जो हो रहा है, एक शहर में बैठा हुआ डॉक्टर कैसे कंसल्टिंग दे सकता है रूरल में बैठे हुए सैटेलाइट की मदद से, तो वो आप बता सकते हैं। वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशो आर्थिक और सामाजिक डेवलपमेंट में हमारे जो कंट्री का है उसमें हेल्प कर रहा है, तो उस तरीके से आप बताइए। जैसे आप ये फैक्ट दे सकते हैं कि अराउंड 384 हॉस्पिटल और 60 स्पेशलिटी हॉस्पिटल कनेक्ट कर दिए गए हैं 306 रूरल डिस्ट्रिक्ट में विद 8 मोबाइल टेलीमेडिसिन यूनिट्स। ये सारा डेटा मैंने जो है इसरो की वेबसाइट से लिया है, आप भी वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप इसको, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या है कि आप इसको इस तरीके से प्रेजेंटेशन, कंटेंट तो मैं दे ही दे रहा हूँ आपको, कंटेंट आप पीडीएफ में जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एग्जैक्ट आंसर पढ़ना यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे मेरा आपको सिखाने का ऑब्जेक्टिव है कि आपको क्वेश्चन का डिमांड समझ में आना है, कैसे उसको स्ट्रक्चरिंग करनी है, कैसे उसका प्रेजेंटेशन करना है, हर बार मैं बार बार दिखाऊंगा ताकि आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाए कि हमेशा आप जब भी आंसर लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज फॉलो करनी है। आपको ये चीज करना ही पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। उसी तरीके से आप गुड गवर्नेंस में आए तो आप भुवन पोर्टल का एग्जांपल दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप बताएं तो एंट्रिक्स जो कमर्शियल आर्म है इसरो का, वो हमारे लिए जो है जो रिमोट सेंसिंग का जो डेटा होता है दूसरी कंट्रीज में, इवन जो दूसरी कंट्री की सैटेलाइट्स इसरो जो है लॉन्च करता है मल्टी सैटेलाइट्स, उससे जो पैसे आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज आता है, डेवलपमेंट आता है, फॉरेक्स रिजर्व्स आता है, तो वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन रिसोर्स मैपिंग, जो हमारे जितने भी मिनरल और नेचुरल रिसोर्स है वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू जो जो टेक्निक है उसके थ्रू आप हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो रिसोर्स मैपिंग के बारे में आप बता सकते हैं। अगेन अर्बन डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के कंटेक्स्ट में भी अगर हम देखें तो हमारा ऑलमोस्ट 90% रूरल एरिया है, तो अर्बन डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है पूरे देश में, उस पर बहुत फोकस है। तो कैसे उस एरिया को प्लान करना है, कैसे ब्रॉड एक्सपेंशन होना है, कैसे सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग करके उसका डायनामिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, प्लानिंग करने में कैसे हेल्प करता है, उन चीजों के बारे में आप लिख सकते हैं। कैसे हाई रेजोल्यूशन डेटा आता है, सैटेलाइट डेटा आता है, तो ये बहुत बहुत आप चीजें मेंशन कर सकते हैं आप इस चीज में। उसी तरीके से आप अगर रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के बारे में बता सकते हैं, SISDP के बारे में बता सकते हैं, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो होती है। उसी तरीके से आप GIS इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नरेगा जो है, जियो मनरेगा जिसको बोलते हैं, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं। उसी तरीके से भुवन बेस्ड जियो मनरेगा है, इन सब के जो रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जिसको यूज करके रूरल डेवलपमेंट में यूज कर रहा है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये हमारा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प आ रहा है। इसी के थ्रू जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला था और हमेशा फोकस भी रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज करना है हमारे सोसाइटी के एम्पावरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए, तो इन चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं। अगेन एग्रीकल्चर में क्रॉप एस्टिमेशन, क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बहुत सारे एस्पेक्ट है। चमन के बारे में आप बता सकते हैं जहाँ पे हॉर्टिकल्चर वेस्ट जो डेवलपमेंट है उसके बारे में, कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट यूजिंग जियो इन्फॉर्मेटिक्स, उसके बारे में आप डिस्कशन कर सकते हैं।
तो इस तरीके से आप एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसका एप्लीकेशन है वो आप बता सकते हैं। उसी तरीके से इकोसिस्टम को कैसे हिमालय को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसमें कैसे क्लाइमेट चेंज और इन चीज़ों में कैसे ऑब्जर्व करते हैं रिमोट सेंसिंग के थ्रू, उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। उसी तरह वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इन क्रक्स बताऊं तो आपको क्या करना है कि आप कीवर्ड आपके पास होगा, कंटेंट तो मैं दे दे रहा हूं आपको। आपको उस कंटेंट को कीवर्ड को ब्रेड से जितना आप फैला सके उतना फैला लें, और उसके बाद उसके अंदर कीवर्ड 4-4, 5-5 कीवर्ड आपको याद रहने चाहिए और उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, जो कि आपको आंसर्स में अपने वहां पे लिंक करके बताना है। यही रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन का, आपने डिमांड समझ लिया, उस चीज को वहां पे आपने प्रेजेंट कर दिया। तो अगर हम अब इसके कंक्लूजन पे आए तो आप इजिली बता सकते हैं कि इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में सिर्फ 2% है, जो कि $7 बिलियन है, जो कि टोटल अराउंड $350 बिलियन है, और एस्टिमेटेड है कि ये अराउंड $550 बिलियन तक चला जाएगा 2025 में। इसरो का इसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन से $7 बिलियन है, जो कि अराउंड 2% होता है। तो अभी हमें बहुत काम करना है अचीवमेंट के, अगर हम रिस्पेक्ट में बात करें तो ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। गुड वर्क को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट हमें अभी बहुत भी गैप है जो हमें फिल करने हैं, और जो जिसपे इसरो अभी फ्यूचर टारगेट्स में काम भी कर रहा है। तो इस तरीके से आप अचीवमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये आपका एक होलिस्टिक आंसर होगा जो कि आपको आंसर फेच करवाएगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे, बट आई होप आपको इससे एक आइडिया मिला होगा कि आपको आंसर्स को अप्रोच कैसे करना है, लिखना कैसे है। तो आपको इस चीज को अगर आप फॉलो करेंगे थ्रू आउट, अभी हर दिन मैं ये चीज दर्शाऊंगा बार बार आंसर्स में, और आप पीडीएफ में भी जाके देख सकते हैं कैसे मैंने प्रेजेंट किया है आंसर्स को। तो आप उसको देखिएगा तो आपको हेल्प मिलेगा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट आंसर 3 में मिलते हैं। थैंक यू।